Good morning to all my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 4 के साथ आया हूं और इसमें मैं वेक्टर प्रोडक्ट या उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बारे में बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं और ऐसा कॉन्सेप्ट कि जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब होता है कि उसी से रिलेटेड कि पहले हमने बताया था लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एंगल दो वेक्टर के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और नॉर्मल यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और एंगल दो वेक्टर के बीच में कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इससे एरिया कैसे निकाला जाता है। एम आई राइट ना? तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जेईई के लिए तो वो भी नोट्स बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रॉस, और इसी का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि कहने का मतलब होता है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो दूसरे में मैं बात चर्चा करूंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तीसरे में यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, और तीसरा वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स और एरिया रिलेटेड के बारे में बात करूंगा। ठीक है, बारी बारी से इसको सॉल्व करूंगा। पूरा क्लियर से? अब एक चीज देखिए, एरिया रिलेटेड जो है ना, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट्स बना लीजिए। ठीक है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पर लिखा है लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स है ए और बी, इस प्रकार है ना कि नॉन जीरो है। कहने का मतलब ए जीरो वेक्टर नहीं होनी चाहिए, बी जीरो वेक्टर नहीं होनी चाहिए। और एक चीज बता दूं कि नॉन पैरेलल, कहने का मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के पैरेलल होगा तो एंगल 0 डिग्री का बनेगा और वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर आएगा 0। तो इसलिए ये क्या लिखा हुआ है कि नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन पैरेलल होना चाहिए। अब एक चीज जरा सा देखिए कि दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारा पहला है क्रॉस प्रोडक्ट, पहला नंबर दिया है। और चलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बात करते हैं। देखिए ये क्रॉस का साइन है इसीलिए, और प्रोडक्ट इसको कहा जाता है गुना, इसीलिए इसको कहा जाता है ए क्रॉस बी। तो इसी का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, मैग्नीट्यूड देते हैं। चलिए ये किसका साइन है? मैग्नीट्यूड का। ये साइन जो है मैग्नीट्यूड का है। चलिए, और इसके बीच में जो एंगल रोल खेलता है साइन थीटा। और एन कैप, एन कैप क्या होता है इसके बारे में देखिए। एन कैप होता है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कहने का मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो ये नॉर्मल वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर से होता है। ठीक है, और ये इसका अलग अलग अपना पहचान होता है। तो एन कहने का मतलब होता है एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर एक्स डायरेक्शन में जाता है तो एन हो जाता है आई। अगर वाई डायरेक्शन में जाता है तो इसका हो जाता है जे। ठीक है, जे यूनिट वेक्टर हो जाता है। और जब जेड डायरेक्शन में जाता है तो ये एन क्या बन जाता है? के बन जाता है। एम आई राइट ना? और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। कहने का मतलब आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। और के का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब एन ही हमारा, जब एन का वैल्यू एक्स एक्सिस में लेंगे तो आई कैप हो जाता है, जब वाई एक्सिस में लेंगे तो जे कैप हो जाता है, और जब जेड एक्सिस में लेंगे तो के कैप हो जाता है। चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंस समझ गए एन वेक्टर का। चलिए, अच्छा एक चीज देखिएगा इसमें, जब हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, निकाल। अगर साइन थीटा 90 रहेगा तो कोई बात नहीं, यहीं पर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर के मतलब समझ गए। इसका वैल्यूज कितनी होती है? 1 होती है। ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस में 1
y एक्सिस में 1, z एक्सिस में 1 होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, इसी का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिफरेंट कंडीशन होगा। देखिए इसी का नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा केस 1 देखिएगा, केस 1 अगर थीटा अगर 0 हो, अगर कहने का मतलब होता है कि अगर ये पैरेलल हो जाए, ठीक है, पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, a क्रॉस b का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, पैरेलल में एंगल क्या बनता है, 0, या पैरेलल में एंगल बनता है 180। तो कहने का मतलब होता है कि दोनों केस में a क्रॉस b इक्वल टू हो जाएगा 0। याद रहे, कभी भी ऐसा वेक्टर्स दिया रहेगा तो डायरेक्ट a क्रॉस b 0 लेंगे। दूसरी केस है केस 2। अच्छा केस 2 में चलते हैं तो जरा से देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। केस 2 में चलते हैं तो a का वैल्यू अगर 0 होगा या b का 0 होगा, माने कि 0 वेक्टर होगा, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड भी 0 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा a क्रॉस b का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, पूरा क्लियर है। अच्छा अब एक तीसरा केस जनरेट होता है। तीसरा केस देखिएगा, केस 3 में कहता क्या है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब एक चीज देखिए, जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या करते हैं, जब परपेंडिकुलर होगा केस 3 में a परपेंडिकुलर b, तो डायरेक्ट क्या होता है कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हमारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एम आई राइट ना, इसमें एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां पर जब a क्रॉस b करेंगे तो देखिए a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड और साइन 90 डिग्री और एन कैप इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, एन कैप यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू 1 मानते हैं। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर यानी कि यूनिट होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो चलिए, तो यहां पर a क्रॉस b डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, ये हो जाता है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज है केस 4, अगर वन वेक्टर मान लेते हैं कि a है, तो ये खुद से अगर मल्टीप्लाई होगा तो जैसे में a क्रॉस a होगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, a क्रॉस a, मतलब a क्रॉस a एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री होता है। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो कभी भी ऐसा रहेगा तो इसका भी वैल्यू हो जाता है 0। अगर कोई वेक्टर खुद से अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। ये केस 4। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल निकालना है तो देखिए यहां पर एक वेक्टर a मान लिया है, OA वेक्टर a और OB को वेक्टर b मान लिया और एंगल है इसके बीच में। अच्छा, तो एंगल का वैल्यू थीटा कैसे निकलेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल है। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा थ्योरी है, जैसे अभी हमने बताया था कि a क्रॉस b इक्वल टू होता है a b, यानी कि देखिए यहां a क्रॉस b, अभी हमने जस्ट बताया हूं क्रॉस प्रोडक्ट में कि ये और साइन थीटा एन कैप होता है। ओके, अच्छा
एक चीज जरा से देखिएगा ध्यान से, तो n इक्वल टू 1 होता है, n इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, तो यहां इसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a क्रॉस b। अच्छा रुक जाइए, यहां पर a क्रॉस b साइन थीटा है ना। अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और ये साइन थीटा के फॉर्म में रहेगा। एक चीज ठीक है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, देखिएगा तो a b साइन थीटा और ये हो जाएगा खत्म, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। चलिए दोनों तरफ मैग्नीट्यूड दे दिया। अब देखिए साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बराबर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड a क्रॉस b। पूरा क्लियर है। अब देखिए इसका यूज करते हैं, इसका वैल्यूज इसके कंपैरिजन करते हैं, तब थीटा का वैल्यूज निकल पाता है। अच्छा यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स a, इसका मैग्नीट्यूड और इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब होता है कि ये एंगल निकालने का तरीका है। ओके, अब एक चीज देखिए, इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं ताकि समझ में आ जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक, एग्जांपल में 1। ओके, देखिए एग्जाम्पल देने से पहले इसके बारे में आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, तो सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अब हम यूनिट वेक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये पता चल गया एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके हेल्प से हम एंगल निकालते हैं। अब हमारा तीसरा आता है यूनिट वेक्टर। चलिए तीसरा में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा, देखिएगा ये हमारा बी वेक्टर है, मान लिया। चलिए यानी कि ओ ए बी। अब कह रहा है ना कि इस पे दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई ऐसा वेक्टर्स हो, कोई ऐसा, ठीक है, इस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। टू गिवन वेक्टर्स, ये वेक्टर्स दिया है, इस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहने का मतलब इस पे भी 90 डिग्री बनाना चाहिए और इस पे भी 90 डिग्री बनाना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि ये वेक्टर अलग होगा। एक वेक्टर मान लेते हैं कि ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। एम आई राइट? चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि ये यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, ए क्रॉस बी देते हैं, तो ये तो हमको पता है कि इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर है? अच्छा एक चीज देखिएगा, मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। हमको क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर। तो थीटा ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। चलिए तो 90 डिग्री ये, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और एन। तो यानी कि इसी को तो कहा जाता है, यही तो है, इसी को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। एम आई राइट ना? यही हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है कि एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है, जेड के एक्सिस में के कैप होता है। चलिए तो ए क्रॉस बी और
ए क्रॉस बी का, देखिएगा ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। यानी कि हम समझ गए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स बहुत अच्छा है और इसी से एंगल निकलता है, इसीलिए हमने बोला कि थोड़ा सा होल्ड कीजिए और फिल्म देखने को मिलेगा। अभी तो ये टेलर चल रहा है ना, ठीक है। चलिए इसको एक चीज देखिएगा जरा कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ये इसको हटाते हैं और ऐसा, क्या यूनिट वेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए वेक्टर, तो पहले वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे और इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पर इसको इस तरीके से करेंगे और यहां पर यूनिट वेक्टर है ना, छोड़ते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ये हटाते हैं ए क्रॉस और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या यूनिट वेक्टर के लिए क्या क्या जरूरी है, ये वेक्टर जरूरी है, यानी कि वेक्टर जरूरी है और इसका मैग्नीट्यूड जरूरी है, यानी कि मैग्नीट्यूड। ये याद रखिए, ठीक है। क्या जरूरी है, वेक्टर और मैग्नीट्यूड, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर निकलता है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, तो इसके पहले ऑर्थोगोनल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर, अच्छा ये हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ाया था और आज क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ा रहा हूं। देखिए ये ए है, ए नहीं मानते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, वाई कर देते हैं और जेड एक्सिस कर देते हैं, एम आई राइट। अच्छा एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है और जेड एक्सिस में के कैप होता है, एम आई राइट। चलिए सब आप ही लोग से पूछकर मैं लिख रहा हूं। कहने का मतलब होता है कि अगर आई, देखिएगा ध्यान से, एक चीज मैं लिख रहा हूं, आई क्रॉस अगर आई करूं, आई क्रॉस आई करूं तो यहां पर मैग्नीट्यूड आई आई और आई आई करता हूं तो एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री होता है, तो साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि आई क्रॉस आई 0 हो गया। उसी प्रकार जे क्रॉस जे भी हो जाएगा 0, उसी प्रकार के क्रॉस के भी हो जाएगा 0। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। लेकिन एक और कंडीशन है, देखिए और क्या है, तो यहां पर आई अगर क्रॉस जे रहेगा तो देखिए आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन 90, आई और जे के बीच में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बनता है, तो चलिए साइन 90। तो कहने का मतलब होता है आई क्रॉस जे इक्वल टू हो जाता है 1। तो उसी प्रकार देखिएगा अगर ये इसका फॉर्मेट है, इसका आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, कहने का मतलब होता है देखिएगा ऐसे घूमेगा तब ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा आई जे, ठीक है, आई जे जे के, और के आई इक्वल टू 1, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये कैसे घूम रहा है ऐसे, लेकिन अगर ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज मूव करेगा तो देखिए जी आई बराबर आई के, देखिए कैसे मूव करा रहे हैं, और के जे के क्रॉस जे, तो इसका वैल्यू होता है -1, ठीक है। कभी भी ऐसे
इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन यहां पर हम देने वाले हैं। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए हम पहले बताते हैं क्रॉस प्रोडक्ट किया कैसे जाता है। चलिए ऐसे, तो सबसे पहले हम लिख देंगे डिटरमिनेंट फॉर्म आई जे एंड के, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पहला वेक्टर में a1, दूसरा में a2, तीसरा में a3, b1 b2 और b3 है। एम आई राइट ना? अच्छा, हमने क्या बोला है कि जब, सुनिएगा एक चीज, जब ये रो होता है, ये क्या कहा जाता है, रो, और ये कॉलम, जस्ट 90 डिग्री, दोनों के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री, याद रखिए 90 डिग्री। तो ये छोड़ दिया जाता है, इसको नहीं लिया जाता है, और इसको नहीं लिया जाता है। एम आई राइट ने इसको नहीं लिया जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को नहीं लिया जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को नहीं लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद कैलकुलेशन किया जाता है। देखिएगा बहुत ही मजेदार चीज है। आई, तो आई ले लिए, तो आई ये वाला छोड़ देंगे, ये देखिए आई के द परपेंडिकुलर, ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, खत्म। a2 b3, a2 b2 और a3 और b3। देखिए अल्टरनेट साइन चलता है, ये प्लस में तो यहां पर माइनस मान लिए, तो माइनस में मान लिए हैं, तो ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचेगा, a1 b1 और यहां पर a3 b3। चलिए अच्छा, के ले लिए, यहां पर माइनस था, अब प्लस ले लिए, के लिए, हाँ, तो के लिए, तो ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा, a1 b1, a1 b1 a2 b2। ओके, नाउ क्लियर। लेकिन जब इसका भी कैलकुलेशंस करते हैं, अभी बाकी है, तो देखिए ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना, तो इसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, और ऐसे जाता है तो राइट साइड, लेकिन साइन माइनस कर देते हैं। तो देखिए ऐसे करेंगे तो a2 b3 माइनस, माइनस का साइन दे दिए पहले, इसके बाद ऐसे b2 a3, b2 a3। यहां क्या है, i, तो चलिए इधर राइट साइड में हम देते हैं i। आप देखिए माइनस है साइन, ओके कोई बात नहीं, इसको a1 b3 कर देते हैं, a1 b3 माइनस का साइन देते हैं, b1 a3 कर देते हैं, b1 a3, और यहां क्या है, j। चलिए यहां पर हमने j कैप दे दिया, ठीक है। अब मैं करता हूं यहां पर प्लस साइन, तो प्लस साइन दिए, अब यहां पर देखिए ऐसे, तो a1 b2 माइनस ऐसे, तो b1 a2, और यहां पर क्या है, k, तो चलिए हमने दे दिया k। एम आई राइट? अब देखिए यहां पर ये भी तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर में आ गया ना, तो वेक्टर में आ गया, तो इसको कर देते हैं c मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, c मान लिए। तो कहने का मतलब ये वेक्टर है, ठीक है, और इसका हमको निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो c का मैग्नीट्यूड दे देंगे, तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। एम आई राइट ना? चलिए इसको नोट कीजिए, और तो यहां से हटाते हैं, यहां से ये सब तामझाम हटाते हैं, क्लियर है। चलिए अब एक चीज जरा सा देखिएगा, अब समझ में आ गया वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, पूरा क्लियर है। अच्छा, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड को पता ही है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर कर देंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है। अच्छा, यहां पर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए, तो हमने क्या बोला, यहां पर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो इसको क्या माने हैं, सी ना, तो चाहे यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, मैग्नीट्यूड का साइन है, और रूट अंडर में क्या करेंगे, रूट अंडर में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, a2 b3 का ज्यादा है, a2 b3 माइनस b2 a3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर में b3 b1
A3 का स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 का स्क्वायर रूट अंडर में हो जाएगा। ये रूट अंडर में हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो एक चीज देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के हमको देना पड़ेगा। डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं। आई का कोफिशिएंट क्या है 1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 2, आई का कोफिशिएंट है 2, जे का कोफिशिएंट 3 और के का कोफिशिएंट -4। चलिए इतना आ गया ना। हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले ए क्रॉस बी का बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब एक चीज जरा सा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर हम यहां पर ए क्रॉस बी करते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक, देखिएगा एक अच्छा सा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल बना रहा हूं। अब देखिएगा यहां पर अगर हम आई लेते हैं तो क्या हट जाएगा, ये खत्म -1 और 3 बचा और 2 -4 बचा। और यहाँ पर हमने क्या बताया था कि अल्टरनेट साइन लिया जाता है, तो इधर प्लस लिए तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस लिए तो ये खत्म और ये खत्म 1 2 और 2 -4। अच्छा के कितना आ जाएगा, ये वर्टिकल खत्म हॉरिजॉन्टल खत्म 1 2 -1 3। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर आई, तो यहाँ पर ऐसे बोले थे तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस साइन देके 3 दूना 6 और यहाँ पर जे है, यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा और यहाँ के है, यहाँ पर 3 हो जाएगा -2। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पर -2i, यहाँ पर हो जाएगा +8j और वहाँ हो जाएगा 3 2 5 यानी कि 5k। चलिए, हमारा कहने का मतलब होता है a क्रॉस b हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो निकाल देंगे। चलिए स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पर ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि माइनस था, दे दिए। तो 2 दूने 4 8 28 64 5 5 25 कितना होगा 4 5 9 4 13 के 3 6 2 8 1 9 रूट अंडर 9, यानी कि हमारा दोनों आंसर निकल गया। आई होप इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं कोई ऐसा है जहां कोई प्रॉब्लम्स हो रहा हो, नहीं ना। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और इसमें एडेप्ट होए। ठीक है, और इसमें तेज बन जाए। एम आई राइट ना। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए एरिया रिलेटेड हमने बात किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी पूछेगा ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा खींच नहीं करना है। एक वेक्टर ए दिया होगा, वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल दिया होगा, एक तरीके से इसको हमने ट्रायंगल बना दिया। एम आई राइट ना। तो सिर्फ यही करना है कि 1/2 ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट की हेल्प से उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हमारा 1/2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में सिर्फ मल्टीप्लाई करना, वेक्टर 2 वेक्टर दिया रहेगा ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर सुनिए, अगर चारों वेक्टर्स दिया रहेगा, चारों पैरेललोग्राम 4 साइड्स होता है। ठीक है, तो अगर 4 साइड्स दिया रहेगा तो डायगोनल निकालेंगे। क्या डायगोनल निकालेंगे? डायगोनल किसकी हेल्प से? पोजीशन वेक्टर के हेल्प से निकालेंगे। देखिए बी के डायगोनल बाय अप्लाइंग पोजीशन वेक्टर। और हमने यहां लिखा है कि जो एरिया निकालते हैं 1/2 AC एंड BD। AC हमारा क्या है? AC को हमने मान लिया है D1 और इसको मान लिया है D2। तो D2 कैसे? AC, तो C वेक्टर C माइनस वेक्टर A निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं। ए क्रॉस बी, तो अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे ना तो साइन एक्सचेंज हो जाता है। बी को पहले लाएंगे, क्रॉस करेंगे
तो ठीक है, माइनस साइन हो जाता है। उसी प्रकार इसको है माइनस ए है, लेकिन उस तरफ हम चाहते हैं कि बी को पहले लाए, तो साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हो, m एक जस्ट नंबर है, तो किसी के साथ कहीं भी मल्टीप्लाई हो उस मैटर नहीं करता है। m क्या है, m यहां पर एनी इंटीजर, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, a क्रॉस b प्लस सी रहेगा, तो देखिए रिदम होता है, रिदम से इसमें चलना होता है, तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ठीक है। अब देखिए 5 में a क्रॉस वेक्टर b माइनस c है, तो हम कैसे कर सकते हैं, a क्रॉस b सिंपल सा वही रहेगा, a क्रॉस b एंड here minus sign is given, so we can write minus sign a cross c, a cross c। प्लस साइन लगा सकते हैं ना, लेकिन कंडीशन क्या है, c को इधर रखना होगा और a को उस तरफ रखना होगा। चलिए अब थोड़ा कॉलिनियर कंडीशन, कॉलिनियर कंडीशन, कॉलिनियर का कंडीशन क्या है, तो देखिए कॉलिनियर का कंडीशन क्या है, तो आपको a क्रॉस b होना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही कॉलिनियर का कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, कुछ हम एग्जांपल्स दे रहे हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसका आंसर भी दे दूंगा, क्या क्या कैसे कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर हमने प्रॉब्लम दिया प्रैक्टिस के लिए और हमने राइट साइड में आंसर लिख दिया है, ठीक है। ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर, ये राइट साइड में हमने आंसर लिखा है। चलिए इसको बनाते रहिएगा और आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ मैं जहां रहिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए और कंसेप्ट को समझते रहिए और कंसेप्ट डेवलप करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।